आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन की पृथकता की नीति के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। भाग 2 में हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन की क्या नीति रही थी, फिर सेलिसबरी जो दो प्रमुख इस नीति के कर्णधार थे, करने वाले थे, ग्लैडस्टोन और सेलिसबरी, इनकी नीतियाँ क्या थीं। इसके बाद इस नीति का परित्याग क्यों करना पड़ा, क्या परिस्थितियां थीं जिन परिस्थितियों से मजबूर होकर ब्रिटेन को पृथकता की नीति, जिसको वे शानदार पृथकता की नीति कहा करते थे, उसका त्याग उन्हें क्यों करना पड़ा तथा इसके त्याग के क्या परिणाम हुए, इस नीति को छोड़ने के क्या परिणाम या उसका क्या प्रभाव पड़ा, और अंत में मूल्यांकन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्लैडस्टोन की नीति के विषय में, शानदार पृथकता की नीति, तथाकथित शानदार पृथकता की नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अपनी पृथकता की नीति के कारण ग्लैडस्टोन को लिटिल इंग्लैंडर की उपाधि से विभूषित किया गया था, क्योंकि वह यूरोपीय राजनीति से पृथक रहता था या रहने का उसने प्रयास किया। इसलिए कहा गया कि क्योंकि इंग्लैंड तक ही सीमित है, इसलिए उसे लिटिल इंग्लैंडर की उपाधि से विभूषित किया गया था। उसी से उसकी नीति स्पष्ट हो जाती है। फ्रांस एवं प्रसा के युद्ध में उसने तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में जब चल रही थी, अलग अलग चरण थे उसके, 3 चरण, उसमें अंतिम चरण था फ्रांस के साथ प्रसा का या बिस्मार्क का युद्ध। जब युद्ध हुआ तो ब्रिटेन ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। केवल बेल्जियम की तटस्थता के विषय में उसने दोनों देशों से आश्वासन प्राप्त किया। दोनों देशों ने, प्रसा जो अब जर्मनी बन रहा था, प्रक्रिया में था, और फ्रांस, दोनों ने आश्वस्त किया कि बेल्जियम की तटस्थता का हम आदर करेंगे, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद उसने अपनी अलगाव की नीति का अनुसरण किया। बिस्मार्क की कूटनीति ऐसी चली थी कि उसने मजबूर किया था कि फ्रांस पहले युद्ध की घोषणा करे, और वास्तव में पहले फ्रांस ने युद्ध की घोषणा की। बिस्मार्क पूरी तैयारी में था और फ्रांस पराजित हुआ। तो इस तरह से अहस्तक्षेप की नीति का यहाँ पर उसने अनुसरण किया। रूस के प्रति नीति उसने क्या अपनाई ग्लैडस्टोन ने? फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध के अवसर का लाभ रूस ने उठाया था तथा काला सागर पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। यह पेरिस संधि के खिलाफ था, पर ग्लैडस्टोन ने रूस के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही नहीं की तथा अलगाव की नीति का पालन किया। इसी प्रकार अमेरिकन गृह युद्ध के समय अमेरिका में, आपको ज्ञात होगा, दास प्रथा को लेकर के विवाद था। दक्षिणी राज्य अमेरिका के चाहते थे कि दास प्रथा बनी रहे, जबकि उत्तर के राज्य ये चाहते थे कि दास प्रथा अमानवीय है, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया था, जो उत्तरी एवं दक्षिणी राज्य के मध्य था। अलबामा नामक एक जहाज का प्रकरण सामने आता है, जिसके लिए ग्लैडस्टोन ने 30 लाख पाउंड का हर्जाने की रकम अमेरिका को दी थी। हुआ ये था कि अमेरिका की सरकार ने इंग्लैंड को यह बताया कि अब निर्देश जारी कर दें इंग्लैंड की सरकार कि कोई भी जहाज़ उत्तर या दक्षिण की ओर न जाएं, अमेरिका की ओर न जाएं, उसके भाग की ओर, क्योंकि गृह युद्ध यहाँ पर चल रहा है। इंग्लैंड की लापरवाही कहें इसको, कि ये निर्देश वो जारी करना भूल गए, और अलबामा नाम का एक जहाज़ दक्षिणी राज्य के बंदरगाह तक पहुँच गया। उसे पकड़ लिया दक्षिण के राज्यों ने, और उसका उपयोग उन्होंने युद्ध में किया, उत्तर के खिलाफ किया, और उससे बड़ी क्षति उत्तर के राज्यों को पहुंचाई गई। युद्ध जब समाप्त हुआ, तब उत्तर के राज्यों ने, तब तो संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से एक हो गया, उत्तर दक्षिण रहा नहीं, और अमेरिका की सरकार के द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि की मांग इंग्लैंड से की गई कि आपकी लापरवाही के कारण हमको इतनी क्षति हुई। इसके लिए ग्लैडस्टोन शांतिपूर्वक 30 लाख पाउंड हर्जाने की राशि मांग की गई थी, वो उसे दे दिया गया। जबकि अपमानजनक बात कही जा सकती थी, इसको लेकर विवाद और युद्ध की स्थिति तक आ सकती थी, किंतु अहस्तक्षेप की नीति, अलगाव की नीति का अनुसरण करते हुए उसने क्षतिपूर्ति की राशि दे दी। विक्टर इमैनुअल के द्वारा रोम पर अधिकार किया गया। जिस समय प्रसा और फ्रांस का युद्ध चल रहा था, उस समय रोम में
फ्रांस की एक सेना की टुकड़ी थी पोप की रक्षा के लिए। इस कारण से विक्टर इमैनुअल या सार्डिनिया पिडमॉन्ट के राजा विक्टर इमैनुअल जो अब इटली का एकीकरण कर रहे थे, इटली राष्ट्र अब अस्तित्व में आ गया था, किंतु रोम अंतिम चरण उसका बाकी था। रोम में क्योंकि फ्रांसीसी सेना थी, इसलिए विक्टर इमैनुअल रोम पर अधिकार नहीं कर पा रहा था। जैसे ही फ्रांसीसी सेना को वापस बुलाया गया युद्ध में लगाने के लिए प्रसा के साथ, वैसे ही तुरंत आक्रमण किया गया विक्टर इमैनुअल के द्वारा और रोम पर अधिकार स्थापित कर लिया। इस प्रकरण पर भी ग्लैडस्टोन ने तटस्थता की नीति का अनुसरण किया, बल्कि भीतर भीतर ग्लैडस्टोन और इंग्लैंड के लोग खुश हुए कि पूरे इटली पर या इटली का एकीकरण हो गया था। वो उसके समर्थक थे और रोम में रूढ़िवादी ताकतें थीं, उसका एक तरह से विरोध कर रहे थे। प्रोटेस्टेंट मत को ज़्यादा मानने वाले थे, इसलिए पोप से ज़्यादा इनको लेना देना नहीं था। इस कारण ये लोग ये चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो, वो पूर्ण हुआ था। हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं किया गया। इस तरह से ग्लैडस्टोन के द्वारा दृढ़तापूर्वक पृथकता की नीति का अनुसरण किया गया। अगले प्रधानमंत्री थे सेलिसबरी। सेलिसबरी के समय को महत्वपूर्ण पृथकता का युग माना जाता है या स्वर्ण युग कहा जाता है। यूरोप में शांति बनाए रखना उसका लक्ष्य था। वह यूरोपीय राष्ट्रों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं चाहता था। इसके काल में त्रिगुट का निर्माण हुआ। सेलिसबरी के काल में त्रिगुट, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली सम्मिलित थे, का निर्माण हुआ। इससे सेलिसबरी संतुष्ट हुआ कि यूरोप में शक्ति संतुलन कायम हो रहा था। पूर्व में रूस एवं फ्रांस का द्विगुट बन चुका था। सेलिसबरी ने शांति रखी, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आर्मीनिया पर तुर्कों का जुल्म प्रारंभ हुआ। तुर्की के द्वारा अधीनस्थ क्षेत्र आर्मीनिया पर, विशेषकर वहाँ के ईसाइयों पर अत्यधिक अत्याचार किया जा रहा था, कत्ले आम किया जा रहा था। बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ। इंग्लैंड की जनता ने भी आर्मीनिया के पक्ष में तथा तुर्की के खिलाफ युद्ध की मांग तक की। सेलिसबरी ने बहुत सावधानी और शांति के साथ काम लिया तथा हस्तक्षेप नहीं किया। केवल तुर्की के सुल्तान तक अपनी मांगें पहुंचाईं, हिदायत बस्ती और कुछ नहीं किया। यहाँ पर भी तटस्थता या अलगाव की नीति का उसने अनुसरण किया। इसके पश्चात क्रीट के क्षेत्र पर अत्याचार, क्रीट का जो क्षेत्र था, वहाँ की जनता यूनान के साथ, ग्रीस के साथ मिलना चाहती थी। उन्होंने विद्रोह किया। यूनान ने उसके पक्ष में जो उसमें आकर युद्ध घोषित कर दिया तुर्की के खिलाफ, किंतु उसे तुर्की से पराजित होना पड़ा। ये तय हो गया था कि तुर्की अब अत्याचार करेगा। उसने अत्याचार शुरू किए और दबाव डालकर यूनान से कड़ी शर्तें लगाई जाती, किंतु ब्रिटेन ने यहाँ पर हस्तक्षेप किया। फ्रांसीसी, इटालियन, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड की सेना, संयुक्त सेना की टुकड़ी वहाँ पर भेजी गई और दबाव डालकर तुर्की पर नरम शर्तों पर, कम से कम शर्तों पर यूनान के साथ संधि करवाई गई। वहाँ यूनान के राजकुमार को गवर्नर नियुक्त कराया गया। वहाँ का गवर्नर यूनान का राजकुमार रहा। इस तरह क्रीट की रक्षा बिना युद्ध किए कर ली गई, यद्यपि सेना की टुकड़ी वहाँ भेजी गई और इस तरह से तुर्की को नियंत्रित कर लिया गया। इसके बाद ब्रिटिश गिनी की समस्या उत्पन्न हुई। यहाँ पर अमेरिका ब्रिटिश गिनी में सभी अंग्रेज़ों को इस क्षेत्र से बाहर करना चाहता था, यह अंग्रेज़ों के लिए अपमानजनक बात थी। युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किंतु इस समस्या का समाधान पंचायत 5 लोगों को तय कर दिया गया और उन्होंने जो निर्णय दिया उसको स्वीकार कर लिया गया। इस तरह यहाँ भी शांतिपूर्वक हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करते हुए कार्य किया गया। फेसोदा की घटना इसके काल में हुई। फ्रांसीसी सेनापति मार्चंड और अंग्रेज सेनापति किचनर अफ्रीका में फेसोदा नाम के स्थान पर आमने सामने आ गए। ऐसा लगता था कि युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है, किंतु इसका भी कूटनीतिक समाधान निकाला गया। फ्रेंच सेनापति वापस हो गए। इस प्रकार बिना युद्ध समस्या का समाधान निकाल लिया गया, युद्ध से बचाव किया गया। आंग्ल जापानी संधि सन 1902 में इंग्लैंड और जापान की संधि हुई। इसमें भी तटस्थता की नीति का ध्यान रखा गया। संधि सुरक्षात्मक अधिक थी। दोनों देशों ने तय किया कि किसी तीसरे देश के साथ दोनों में किसी एक देश पर यदि आक्रमण होता है किसी तीसरे देश का, तो दूसरा देश तटस्थ रहेगा, किंतु आक्रमणकारी देश का किसी दूसरे देश के द्वारा यदि सहयोग किया जाता है तब दोनों राष्ट्र मिलकर उसका सामना करेंगे।
इस तरह जो संधि हुई वह सुरक्षात्मक अधिक थी, आक्रामक कम थी। संधि में भी तटस्थता की नीति का ध्यान रखा गया था। अब हम देखेंगे, ये तो हमने दोनों प्रधानमंत्रियों के काल में जो मुख्य कर्णधार माने जाते हैं, ग्लैडस्टोन और सैलिसबरी, इन दोनों के काल में किस तरह से इस नीति का पालन किया, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे पृथकता की नीति के परित्याग या उसके त्याग के क्या कारण थे, क्यों इसको छोड़ा गया, किन परिस्थितियों में। एडवर्ड सप्तन के शासनकाल से पृथकता की नीति समाप्त हो जाती है। इस पर ट्रेवेलियन ने अपना विचार व्यक्त किया है कि कैनिंग से लेकर सैलिसबरी तक ग्रेट ब्रिटेन की गौरवपूर्ण पृथकता ने उसके हितों को भली प्रकार पूर्ण किया था। नवीन शताब्दी के प्रारंभ के साथ और दक्षिण अफ्रीका के युद्ध के कारण उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या और घृणा के फलस्वरूप गौरवपूर्ण पृथकता के युग का अंत हो गया। पृथकता की नीति के अंत के जो कारण थे वो इस प्रकार थे। पहला था मित्रों की खोज। 20वीं सदी के प्रारंभिक काल में यूरोप की परिस्थितियां परिवर्तित हो गई थीं। यूरोप दो गुटों में बंट चुका था तथा आपसी संघर्ष में वृद्धि हुई थी। यूरोपीय देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी थी। इस समय ब्रिटेन का कोई मित्र नहीं था, प्रमुख रूप से दो गुट बने हुए थे। अतः ब्रिटेन को मित्रों की आवश्यकता महसूस हुई। इस कारण अलगाव की नीति का त्याग करना पड़ा, क्योंकि मित्र अगर खोजेंगे तो फिर आपको उस मित्र के नाम से, घटनाओं से उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। त्रिगुट से भय। 1881 में रूस और फ्रांस ने परस्पर संधि कर ली। इसके जवाब में 1882 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी ने त्रिगुट का निर्माण किया। इस तरह यूरोप दो गुटों में विभाजित हो गया। दोनों दल एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे। ऐसी दशा में इंग्लैंड के लिए कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं। विशेषकर त्रिगुट से ब्रिटेन को युद्ध का भय था, अतः पृथकता की नीति का त्याग करना आवश्यक हो गया तथा किसी एक पक्ष में जाना उसकी मजबूरी हो गई। इंग्लैंड को जर्मनी से भय था। त्रिगुट में सम्मिलित होने के पश्चात जर्मनी की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी। रूस और फ्रांस को पृथक रखकर जर्मनी ने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली थी। वह अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहा था, जल सेना को शक्तिशाली बना रहा था तथा व्यापारिक और औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा भी कर रहा था। इस तरह इंग्लैंड को उसने एक तरह से खुली चुनौती दे रखी थी। ऐसी परिस्थितियों में इंग्लैंड को विश्वसनीय मित्रों की आवश्यकता जान पड़ी। जर्मनी की ब्रिटेन से शत्रुता। जर्मनी की गतिविधियां ब्रिटेन के प्रति और भी शत्रुतापूर्ण होती गईं। विलियम प्रथम ने इंग्लैंड के खिलाफ विश्वमन करना शुरू कर दिया, सीधे तौर पर चुनौती देनी प्रारंभ कर दी। और हमने चर्चा भी की कि उसने जल सेना का विकास किया, थल सेना का विकास किया, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी शुरू कर दी और खुले तौर पर इंग्लैंड का विरोध करना भी शुरू कर दिया। उसने बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन का निर्माण प्रारंभ कर दिया। इसका उद्देश्य इंग्लैंड को एक तरह से तुर्की से दूर निकालना, तुर्की के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना और इंग्लैंड को एक तरह से चुनौती देना था, उससे प्रतिस्पर्धा करना था व्यापार से भी, और सीधे वहाँ तक पहुँचने की स्थिति रहे ताकि तुर्की की वह रक्षा कर सकते। एक तरह से तुर्की को उसने अपनी ओर मिलाना शुरू किया, क्योंकि अब तक इंग्लैंड उसके सपोर्ट में था। इंग्लैंड की राजनीतिक असफलताएं। इंग्लैंड को मिस्र, अफ्रीका तथा सुदूर पूर्व में कई राजनीतिक असफलताओं का सामना करना पड़ा था। अतः अनिवार्य रूप से उसे मित्रों की आवश्यकता थी, क्योंकि बोवर युद्ध ने यह साबित कर दिया था कि सभी राष्ट्र, उसकी प्रारंभिक पराजय जब उसकी हो रही थी तो सभी राष्ट्र बड़े प्रसन्न थे एक दूसरे को, और राष्ट्रपति क्रूगर को तार भेजा गया। इस तरह से कई उदाहरण देखने को मिले कि यूरोपीय देश बड़े प्रसन्न थे। इस कारण से उसे अब मित्र की आवश्यकता महसूस हुई। रूस एवं फ्रांस की प्रतिद्वंद्विता। रूस और फ्रांस इंग्लैंड के शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बन गए थे। यह स्थिति सुदूर पूर्व एवं निकट पूर्व में देखी जा सकती थी। इस कारण इंग्लैंड को बड़ी चिंता हुई थी तथा मित्रों की खोज के प्रयास प्रारंभ हुए। इस तरह से पृथकता का त्याग करना पड़ा था। अब हम देखेंगे कि पृथकता की नीति का त्याग कर दिया गया, उसके क्या परिणाम हुए। पहला परिणाम, रूस से मित्रता के प्रयास की असफलता। मित्र खोजा जाने लगा, नीति को छोड़ दिया गया, पृथकता की नीति को जुड़ने की कोशिश की गई। उसमें पहला ये हुआ कि रूस के साथ मित्रता के प्रयास हुए थे, किंतु वह सफल नहीं हो पाया। सैलिसबरी ने रूस के साथ मित्रता की योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार टर्की और चीन में
रूस और इंग्लैंड के प्रभाव क्षेत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया था। रूस ने योजना अस्वीकार कर दी, अतः यह प्रयास असफल हुआ। जर्मनी से मित्रता का असफल प्रयास। चेम्बरलेन के द्वारा जर्मनी से मित्रता के बहुतेरे प्रयास किए गए थे, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। फिर जापान से मित्रता हो गई। रूस के सुदूर पूर्व में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का एक रास्ता इंग्लैंड को दिखाई दिया, और वह यह था कि इस क्षेत्र के शक्तिशाली देश जापान से मित्रता करना। इस कार्य में इंग्लैंड को सफलता मिली और 1902 में जापान और इंग्लैंड के मध्य एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह से जापान से मैत्री स्थापित हुई। फ्रांस के साथ मित्रता। रूस एवं फ्रांस की मित्रता की संधि थी, किंतु फ्रांस ने यह देखा कि 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस पराजित हो गया, जिससे फ्रांस को यह आभास हुआ कि उसका मित्र कमजोर है। इस कारण वह शक्तिशाली मित्र हेतु प्रयास करने लगा। इंग्लैंड को भी इस समय मित्र की सख्त आवश्यकता थी। इस तरह फ्रांस के साथ मैत्री के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई और 1904 ईस्वी में फ्रांस के साथ संधि हो गई। दोनों देशों ने पूर्वी क्षेत्र, मिस्र और मोरक्को में जो इनके आपसी मतभेद थे, वो सारे मतभेद दूर कर लिए और संधि स्थापित की। रूस के साथ संधि। 1907 में रूस और इंग्लैंड ने एंग्लो रशियन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार इंग्लैंड और रूस ने अफगानिस्तान, तिब्बत और फारस के क्षेत्रों में जो विवाद थे उन पर समझौता कर लिया तथा एक दूसरे के साथ संधि की। इसके पश्चात इंग्लैंड, रूस और फ्रांस की मित्रता हुई। फ्रांस ने यह पाया कि रूस और इंग्लैंड की मित्रता हो जाने से तीनों को एक साथ मित्रता करनी चाहिए, अतः रूस, इंग्लैंड और फ्रांस ने 1907 में संयुक्त रूप से संधि की। ये तो स्पष्ट हो गया आपको कि इंग्लैंड ने पृथक रूप से फ्रांस से संधि की थी और पृथक रूप से रूस से संधि की थी, जबकि रूस और फ्रांस की मित्रता पहले से ही थी। इस तरह से सभी एक दूसरे के मित्र हो गए, लेकिन तीनों ने मिलकर अब एक साथ संधि की 1907 में। अगला परिणाम हुआ यूरोप का दो गुटों में विभाजन। अब यूरोप स्पष्ट रूप से दो गुटों में विभाजित हो गया। एक ओर इंग्लैंड, रूस और फ्रांस थे, दूसरी ओर जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया थे। इन दोनों गुटों में परस्पर शत्रुता थी तथा आगे और भी बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब हम देख लेंगे कि इस नीति का क्या मूल्यांकन था, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। नेपोलियन के साथ लंबे युद्ध तथा महाद्वीपीय योजना के कारण ब्रिटेन को अधिक आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी। इसके पश्चात लॉर्ड कैनिंग ने पृथकता की नीति प्रारंभ की थी। 1822 से लेकर 1902 तक कहीं न कहीं इस नीति का प्रभाव ब्रिटिश नीति पर बना रहा। लंबे समय तक ये नीति चली थी तथा इस नीति के कारण ब्रिटेन अनावश्यक युद्धों, संघर्षों और विवादों तथा जनधन की हानि से बच गया था। किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी तीव्रता के साथ परिवर्तित हो रही थीं तथा प्रथम विश्व युद्ध की आहट ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को सुनाई दे रही थी। ये स्पष्ट होने लगा था कि कोई न कोई बड़ा संघर्ष अवश्य होगा। इन परिस्थितियों में जब यूरोप में दो गुट पूर्व से ही बने हुए थे, ब्रिटेन के समक्ष समस्या थी कि किसी एक गुट के साथ उसे जुड़ना आवश्यक था, क्योंकि जो बड़े राष्ट्र थे वो गुटों में बढ़ चुके थे। छोटे राष्ट्रों के साथ मित्रता का बहुत अर्थ नहीं था, शक्तिशाली मित्र सभी खोज रहे थे। क्योंकि जर्मनी शत्रुता पर आमादा था, इंग्लैंड के प्रति उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से परिवर्तित था। इस कारण उस गुट से ब्रिटेन का जुड़ाव असंभव था। जबकि जापान के साथ इंग्लैंड की संधि पहले से थी। अगर जर्मनी के साथ इतनी कटुता नहीं होती तो जर्मनी उसका स्वाभाविक मित्र होता, जापान पहले से ही मित्र था। किंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरा गुट था जिसमें फ्रांस और रूस थे। औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा इन दोनों के साथ थी, किंतु इसके बाद भी संभावनाएं थीं कि रूस और फ्रांस के साथ अपने विवादों का समाधान कर संधि की जा सके। इस कारण रूस और फ्रांस के साथ इंग्लैंड ने मित्रता स्थापित की। इसके पूर्व पृथकता की नीति का त्याग जापान के साथ संधि 1902 में ही संधि करके
पृथकता की नीति का त्याग कर दिया गया था। बाद में फिर फ्रांस के साथ संधि और फ्रांस के बाद रूस के साथ, और फिर दोनों को मिलाकर एक साथ इंग्लैंड ने संधि की और अपनी पृथकता की नीति का त्याग किया। रूस एवं फ्रांस के साथ संधि के बाद यह स्पष्ट हो चुका था कि यूरोप दो परस्पर विरोधी एवं शक्तिशाली गुटों में बंट चुका है तथा इनके बीच संघर्ष अवश्यंभावी दृष्टिगोचर होता था। दोनों गुट इस बात से भली भांति परिचित थे। अतः अंततः इसी गुट की शत्रुता का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में उपस्थित हुआ। तो ये इंग्लैंड की पृथकता अथवा अलगाव की नीति, इसे अलगाव की नीति भी कहा जाता है, उसका विवरण था और मूल्यांकन।